भारत का भौतिक भूगोल 11.12.13। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी गुडविल पीक, दमोह, मध्य प्रदेश 752 मीटर, चित्र 12.3। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, महादेव पहाड़ियाँ 1350 मीटर, चित्र 12.3। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगड़ा चोटी, आंध्र प्रदेश 1690 मीटर, चित्र 12.3। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी एवं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, अन्नामलाई पहाड़ियाँ माइनस केरल 2695 मीटर, चित्र 12.3। नीलगिरी, तमिलनाडु माइनस केरल सीमा की सबसे ऊंची चोटी डोडाबेटा 2636 मीटर, चित्र 12.3। भारतीय द्वीपों की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक 32 मीटर, अंडमान एवं निकोबार। भारत का उत्तरी मैदान नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। हिमालय पर्वत श्रृंखला ने हिमालय के दक्षिण में एक विशाल अवसादन या बेसिन का निर्माण किया है जो सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा गंगा नदियों के जलोढ़ जमाव से भरपूर है। इससे भारत के विशाल उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। ये मैदान पश्चिम से पूर्व की ओर 3200 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और विश्व की सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से हैं। ये भारत की कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा इस क्षेत्र की नदियां सिंचाई, परिवहन और जलविद्युत जैसे आवश्यक संसाधन प्रदान करती हैं। यह क्षेत्र ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ दिल्ली, वाराणसी तथा पटना जैसे प्रमुख शहर स्थित हैं। यह मैदान उत्तर से दक्षिण की ओर हल्के ढलान वाला समतल मैदान है जिसमें पश्चिम में अर्धशुष्क से लेकर पूर्व में आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है। यद्यपि इस क्षेत्र को मृदा के कटाव, जल प्रदूषण तथा भूजल की कमी जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत के उत्तरी मैदान से जुड़ी शब्दावली 1. भाबर भाभिर, पहाड़ों के तेज ढाल से बहकर आने वाली नदियां पहाड़ की तलहटी में जलोढ़ निक्षेप जमा कर देती है जिससे वहां नदी भूमिगत हो जाती है। तलहटी में स्थित इस क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। ये क्षेत्र सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक विस्तृत है। इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर है और साथ ही शिवालिक की तलहटी भी है। 2. तराई टेराई, ये 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी एवं विस्तृत जैव विविधता वाली पट्टी है। तराई भाबर के नीचे स्थित है। ये एक दलदली पट्टी है जहां नदियां भूमिगत होने के बाद पुनः उभरती हैं। 3. भांगर या बांगर भंगार, यह नदी से दूर ऊंचे बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाने वाला पुराना मोटे जलोढ़ का क्षेत्र है। इसमें कंकर, मोटे कणों का समूह कण होते हैं जो नवीन जलोढ़ जमावों की तुलना में कम उपजाऊ होते हैं। इसे स्थानीय बोलियों में भूर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखने की युक्ति, लर्निंग ट्रिक, उत्तर मैदानी क्षेत्र का आरेख। 4. खादर खादर, नदी के बाढ़ के मैदान में पाए जाने वाले उपजाऊ नवीन जलोढ़ जमाव को खादर कहा जाता है। यह बाढ़ के पानी से हर साल भर जाता है जिससे ये कृषि के लिए बेहद उत्पादक क्षेत्र है। इस क्षेत्र को कचहरी क्षेत्र या बाढ़ का मैदान भी कहा जाता है। 5. दोआब दोआब, दो नदियां जो आगे चलकर मिल जाती हैं उनके बीच स्थित बाढ़ का मैदानी क्षेत्र दोआब कहलाता है। भारत के उत्तरी मैदान में निम्नलिखित भाग शामिल हैं। 1. राजस्थान का मैदान, राजस्थान प्लेन्स। इसमें शुष्क पश्चिमी बांगर एवं अर्धशुष्क पूर्वी मैदान शामिल हैं जिन्हें अरावली पर्वतमाला विभाजित करती है। पश्चिमी मैदान थार रेगिस्तान क्षेत्र में फैला हुआ है। इन मैदानों में मौसमी नदियां बहती हैं जो अंतर्देशीय जल निकासी का काम करती हैं। यहाँ सांभर झील जैसी खारे पानी की झीलें भी हैं जिनका उपयोग नमक बनाने के लिए किया जाता है। बांगर के मैदानों की सिंचाई अब मुख्य रूप से इंदिरा गांधी नहर प्रणाली एवं सरदार सरोवर जैसी अन्य जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा की जा रही है। पूर्वी मैदानों की सिंचाई यमुना की सहायक नदियों माइनस जैसे कि चंबल, बनास और छोटी नदियों जैसे कि बाणगंगा, माही आदि से होती है। 11.12.14 माजिद हुसैन, भारत एवं विश्व का भूगोल। 2. पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा प्लेन्स, ये पश्चिम मध्य क्षेत्र में स्थित है। यह पश्चिम में सिंधु नदी एवं पूर्व में यमुना नदी के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में बारी, ब्यास रावी एवं बिष्ट, ब्यास सतलज, दोआब शामिल हैं। अपनी उपजाऊ मृदा के लिए ख्यात इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए सुविकसित नहर प्रणाली है जिससे यहाँ व्यापक रूप से कृषि, गेहूं, चावल, कपास की पैदावार होती है। 3. गंगा का मैदान, गंगा प्लेन्स, यह मैदान सबसे बड़ा और सुदूर पूर्व में यमुना नदी से बांग्लादेश तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र अपने बाढ़ के मैदानों, तटबंधों, गोखुर झीलों तथा नदी के बदलते मार्गों जैसे कोसी नदी के लिए जाना जाता है। गंगा, यमुना, दोआब एवं गंगा नदी प्रणाली के बाढ़ के मैदानों में इसकी उपजाऊ मृदा, घनी आबादी और गेहूं, चावल एवं गन्ने सहित विविध प्रकार की कृषि को अनुकूलता प्रदान करती है। 4.
ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ये मैदान पूर्वी भाग में बांग्लादेश के पास स्थित है। ये मैदान बाढ़ से ग्रस्त रहता है तथा इनमें नदी के किनारे द्वीप 4 स्थित हैं। भारी वर्षा के कारण यह क्षेत्र हरा भरा रहता है। यह चाय के बागानों एवं ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा सुंदरबन के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय रेगिस्तान, थार, द इंडियन डेजर्ट, थार। ये रेगिस्तान, जिसे भारत का महान रेगिस्तान भी कहा जाता है, पूर्वी राजस्थान के मैदान का विस्तार है। ये लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका 86% हिस्सा भारत में है, जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब तथा हरियाणा में फैला हुआ है, जबकि शेष 14% हिस्सा पाकिस्तान में है। यह पश्चिम में सिंधु नदी के मैदान, उत्तर तथा उत्तर पूर्व में पंजाब के मैदान, दक्षिण पूर्व में अरावली पर्वतमाला और दक्षिण में कच्छ के रण से घिरा है। स्थानीय रूप से इसे मरुस्थली कहा जाता है। इसके परिदृश्य में रेत के टीले शामिल हैं, जो हवा के कारण बदलते रहते हैं। इस क्षेत्र में रेतीले मैदान, भाकर एवं डुंगर के रूप में जानी जाने वाली कम बंजर पहाड़ियां हैं। इस क्षेत्र में मौसमी नदियां, जलधाराएं, नाले और सांभर एवं पुष्कर, डीडवाना, पंचभद्रा झील जैसी खारे पानी की झीलें हैं। इस क्षेत्र में पुष्कर झील राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। थार का रेगिस्तान भारत तथा पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में भी काम करता है और नमक, जिप्सम, संगमरमर, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, मृदा, चूना पत्थर जैसे खनिजों एवं कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का स्रोत है। यही कारण है कि राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार, द पेनिनसुलर प्लेटो। ये भारत की सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। ये गोंडवाना का भाग था और लाखों वर्ष पुराना है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1600,000 वर्ग किलोमीटर है। यह पठार खंडित हो गया है, जिससे ऊपर उठे हुए खंड एवं निचले बेसिन बन गए हैं। यह केंद्रीय उच्च भूमि, हाईलैंड्स, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, शिलांग का पठार और पूर्वी एवं पश्चिमी घाट सहित कई तरह की भौगोलिक संरचनाओं से जुड़ा हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार उत्तर में अरावली, मालवा के पठार, विंध्याचल, बघेलखंड तथा राजमहल की पहाड़ियों, पश्चिम में सह्याद्री, पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। नर्मदा नदी घाटी पठार को मध्य उच्च भूमि एवं दक्कन के पठार में विभाजित करती है। शिलांग का पठार प्रायद्वीपीय पठार का एक अलग भाग है। शिलांग का पठार मालदा, राजमहल, गारो अंतराल के माध्यम से प्रायद्वीप के शेष भाग से अलग किया जाता है, जो हिमालय की उत्पत्ति के दौरान बना था। बाद में ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों द्वारा लाई गई तलछट से भर गया था। मध्य उच्च भूमि अधिक ऊंची 800-1200 मीटर है और इसका ढलान गंगा यमुना नदी घाटी की ओर उत्तर की ओर है। इनमें अरावली, मालवा एवं मेवाड़ का पठार, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड, विंध्याचल एवं छोटानागपुर का पठार शामिल हैं। अरावली प्राचीन पर्वतमाला है, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसकी चोटियां 1000 मीटर से अधिक ऊंची हैं। माउंट आबू, गुरु शिखर पर्वत। मालवा का पठार विंध्याचल के उत्तर में स्थित है तथा इसमें लावा प्रवाह एवं खड्ड हैं। विंध्याचल नर्मदा नदी घाटी से खड़ी ढलान लिए हुए हैं और दक्षिण की ओर मध्यम ढलान है। यह पूर्व से पश्चिम तक 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक फैला हुआ है। कैमूर की पहाड़ियां तथा भारमेर की पहाड़ियां विंध्याचल का ही विस्तार है। मालवा का पठार बुंदेलखंड, बघेलखंड तथा छोटा नागपुर के पठारों तक फैला हुआ है। छोटा नागपुर के पठार में कोयले के भंडार हैं। राजमहल की पहाड़ियां पठार के पूर्वी किनारे पर स्थित है। दक्कन का पठार सतपुड़ा, मैकल और हजारीबाग पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। सतपुड़ा पर्वतमाला नर्मदा एवं तापी नदी घाटियों के बीच स्थित है। दक्कन के पठार के 3 उपविभाग हैं: महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक। महाराष्ट्र के पठार में समतल शीर्ष वाली भारत का भौतिक भूगोल 11.12.15 पहाड़ियां तथा लावा प्रवाह द्वारा निर्मित सीढ़ीदार खेत हैं। तेलंगाना के पठार में गोल पहाड़ियों एवं घाटियों सहित नीच स्थलाकृतियां हैं। कर्नाटक के पठार में भी गोल पहाड़ियों एवं घाटियों सहित नीच स्थलाकृतियां हैं, जो कृष्णा एवं कावेरी नदियों का अपवाह क्षेत्र बनाती है। पश्चिमी एवं पूर्वी घाट दक्कन के पठार की सीमाएं बनाते हैं। पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है, 1200 मीटर की औसत ऊंचाई वाली एक पर्वत श्रृंखला है, जो अरब सागर के सामने भारत के पश्चिमी तट पर 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है। वास्तव में ये कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि ये भ्रंश भूमि रूप फॉल्ट स्कार्प है और प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इस स्थलाकृति में ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानें पाई जाती हैं। इनमें बाबा बुदन पहाड़ियां, नीलगिरी, पलानी और कार्डामम की पहाड़ियां शामिल हैं।
इसमें महत्वपूर्ण निम्नस्थल थालघाट 581 मीटर, भोरघट 229 मीटर, पालघाट पलक्कड़ निम्नस्थल 300 मीटर और शेनकोट्टा निम्नस्थल 181 मीटर हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी चोटी है, जो अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिम मानसून को रोकता है, इस कारण हवा की दिशा में भारी वर्षा होती है। ये अपने हरे भरे जंगलों, विविध प्रकार के वन्य जीवों एवं जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध है। यह पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों तथा पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियों का स्रोत है। यह एक जलीयवीय एवं जल अपवाह क्षेत्र विभाजन का निर्माण करता है। पूर्वी घाट भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के सामने स्थित पर्वत श्रृंखला है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी जैसी दक्षिण भारत की कई प्रमुख नदियां इसका भारी अपर्दन करती है। पूर्वी घाट की पहाड़ियों में महेंद्रगिरी, नल्लामलाई, शेषचलम, वेलिकोंडा, पालकोंडा, जावड़ी, शेवराय, एर्रामाला, कालरायन और बिलिगिरी रंगन शामिल हैं। सबसे ऊंची चोटी जिंदगाड़ा है। पूर्वी घाट में पश्चिमी घाटों की अपेक्षा कम निरंतरता है तथा इनकी ऊंचाई भी कम है। इनकी औसत ऊंचाई केवल 600 मीटर है। इनमें कम वर्षा होती है, जिसके कारण जंगल एवं झाड़ियां सूख जाती हैं। यह कई प्रमुख भारतीय नदियों के अपवाह क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों घाट नीलगिरी में मिलते हैं। भारत के तटीय मैदान कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के अलावा भारत में तटीय मैदान भी हैं। पश्चिमी तटीय मैदानों में गुजरात, कोंकण, कर्नाटक और मालाबार के मैदान शामिल हैं। गुजरात के मैदानों को कच्छ, काठियावाड़ तथा सौराष्ट्र के मैदानों में विभाजित किया गया है। कच्छ प्रायद्वीप उभरती हुई तटरेखा का एक उदाहरण है, जिसका अर्थ है कि भूमि समुद्र तल से ऊपर उठ गई है। इस कारण कच्छ के रण जैसे नमक के दलदल का निर्माण हुआ है। पश्चिमी बनास एवं लूनी नदियां इस क्षेत्र में अंतर्देशीय बहती है। भारत के सबसे बड़े घास के मैदानों में से एक बन्नी घास का मैदान भी यहीं स्थित है। काठियावाड़ प्रायद्वीप में ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण काली मृदा है। गिर पर्वतमाला भी यहीं स्थित है, जो एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है। गुजरात के शेष मैदानों में सौराष्ट्र के कुछ भाग शामिल हैं, जहां नर्मदा एवं तापी नदियों द्वारा निर्मित नदियां मौजूद हैं। नर्मदा तापी तटीय मैदान का नदी मुहाना पश्चिमी तटीय मैदान का सबसे चौड़ा तटीय मैदान 80 किलोमीटर है। दमन से गोवा तक कोंकण का मैदान एक जलमग्न तटरेखा है, जिसमें व्यापक महाद्वीपीय शेल्फ एवं समुद्री चट्टानें हैं। गोवा से मंगलुरु तक कर्नाटक का मैदान भी एक जलमग्न तटरेखा है। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक मालाबार तट विवर्तनिकी टेक्टोनिक रूप से स्थिर तटरेखा है, जो पश्चिम की ओर बहने वाली पश्चिमी घाट की छोटी नदियों द्वारा की जाने वाली निक्षेपण गतिविधियों के कारण उभर रही है। इसमें कई झीलें, लैगून तथा कयाल नामक बैकवाटर हैं। पूर्वी तटीय मैदान सुवर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है तथा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रमुख नदियों के जलोढ़ जमाव से निर्मित हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में व्यापक है। कच्छ के मैदानों के विपरीत, ये मैदान बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली लंबी नदियों द्वारा किए गए जमाव के कारण उभरे हैं। ये मैदान उत्तरी सरकार, महानदी से कृष्णा तक एवं कोरोमंडल तट, कृष्णा के दक्षिण में विभाजित हैं। ओडिशा में स्थित उत्कल के मैदानों में भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील शामिल है। उत्कल के दक्षिण में स्थित आंध्र के मैदानों में कोलेरू झील, पूर्व में एक लैगून, जो अब तटीय जमाव के कारण अंतर्देशीय झील बन गई है, और उपजाऊ कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है। तमिलनाडु के मैदान पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक विस्तृत हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदान कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत के द्वीप आइलैंड्स ऑफ इंडिया भारत में द्वीपों के दो समूह हैं, अर्थात अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं तथा इसे अंडमान सागर से अलग करते हैं। इन द्वीपों को कोको जलद मरु मध्य म्यांमार के कोको द्वीपों से अलग करता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कुल 8,249 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनमें 836 द्वीप, उपद्वीप, उभरी हुई चट्टानें, बांध सतहें शामिल हैं। 11.12.16 माजिद हुसैन, भारत एवं विश्व का भूगोल, जिनमें से केवल 31 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों के बीच 10 डिग्री जलद मरु मध्य चैनल स्थित हैं। इन द्वीपों का निर्माण हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति के दौरान हुआ था। इनमें से अधिकांश द्वीप उत्तर में म्यांमार के अराक नयोमा पहाड़ों तथा दक्षिण में इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा का विस्तार हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान द्वीप समूह के बैरन द्वीप में स्थित है। एक अन्य ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम बैरन द्वीप के निकट ही स्थित है। इस द्वीप समूह के लगभग सभी द्वीपों पर प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है,
जिसमें 12 एटोल, 3 रीफ तथा 5 जलमग्न तट हैं। ये 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला संघ राज्य क्षेत्र है, जिसमें एक ही जिला है। इसमें 10 द्वीपों पर बसावट है, 17 निर्जन द्वीप हैं। इनसे जुड़े छोटे उपद्वीप, 4 बसावट छोटे द्वीप तथा 5 जलमग्न रीफ शामिल हैं। जिन द्वीपों पर बसावट है उनमें कावारत्ती, अगत्ती, अमिनी, कदमत, किल्टन, चेतलाट, बित्रा, एंड्रोट, कल्पेनी तथा मिनिकॉय शामिल हैं। बित्रा द्वीप इन सभी में सबसे छोटा द्वीप है, जिसकी जनसंख्या केवल 271 व्यक्ति, जनगणना 2011 है। ये अरब सागर में केरल के तट से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित है। ये द्वीप समूह लाखों वर्ष पहले जलमग्न ज्वालामुखी संरचनाओं पर प्रवाल द्वीपों के रूप में निर्मित हुए हैं। ये द्वीप समूह 78,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जिसमें मिनिकॉय एवं अमिनदिवी सहित मुख्य द्वीप समूह शामिल हैं। इस द्वीप समूह के सुदूर दक्षिण में स्थित द्वीप मिनिकॉय मालिक अटोले 9 डिग्री चैनल के माध्यम से शेष द्वीपों से अलग होता है। इस समूह में एंड्रोट द्वीप सबसे बड़ा है। प्रशासनिक केंद्र कावारत्ती में स्थित है। ये द्वीप मालदीव से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। त्वरित पुनरावलोकन, क्विक रिविजन। यहाँ भारत के भौगोलिक प्रभाव का एक फ्लोचार्ट दिया गया है। भारत का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज ऑफ इंडिया। अपवाह तंत्र, ड्रेनेज का तात्पर्य भूसतह के प्राकृतिक अपवाह अथवा मानवीय गतिविधियों द्वारा शुरू की गई भूजल निकासी प्रणाली से है। भूसतह का प्राकृतिक अपवाह बेसिनों में स्थित होता है। जल निकासी अपवाह बेसिन वे क्षेत्र होते हैं जहां पानी केंद्रित होता है तथा अपवाह नेटवर्क में बहता है। भारत की अपवाह प्रणाली को प्रायद्वीपीय अपवाह एवं प्रायद्वीपीयतर अपवाह या हिमालयी अपवाह प्रणाली में विभाजित किया जा सकता है। भारत में नदियों में पानी की वार्षिक आवक लगभग 1858 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसमें से 1/3 से अधिक 33.8% का योगदान ब्रह्मपुत्र द्वारा किया जाता है। इसके बाद गंगा 25.2%, गोदावरी 6.4%, सिंधु 4.3%, महानदी 3.6%, कृष्णा 3.4% तथा नर्मदा 2.9% का स्थान आता है। शेष 20.4% का योगदान अन्य नदियों द्वारा दिया जाता है। हिमालयी अपवाह प्रणाली या प्रायद्वीपीयतर अपवाह, द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और द एक्स्ट्रा पेनिनसुलर ड्रेनेज। हिमालयी अपवाह प्रणाली में भारत की सभी अंतर्राष्ट्रीय नदियां शामिल हैं, जैसे सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। इनमें अधिकतर नदियां। भारत का भौतिक भूगोल 11.1-2.17। यहाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मानचित्र दिया गया है। चित्र 12.4 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा उनकी प्रमुख सहायक नदियां बारहमासी हैं, जो ग्लेशियरों, झरनों और बारिश से अपना पानी प्राप्त करती हैं। ये नदियां अपनी युवावस्था में हैं तथा अपर्दन के माध्यम से अनेक प्रकार के भूमि रूपों जैसे कि झरने, जलप्रपात, तीव्र ढलान, रैपिड्स, खाई गॉर्ज, खड़ी घाटियां, जलोढ़ पंखे और नदी वेदिकाएं निर्मित करती हैं। हिमालय में ये नदियां बहुत टेढ़ी मेढ़ी हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में ये बहुत घुमावदार होती हैं तथा प्रायः अपना मार्ग बदलती रहती हैं। इन नदियों की धाराएं मौसमी उतार चढ़ाव दिखाती हैं, जिससे विशेषकर सामान्य बारिश के मौसम में विनाशकारी बाढ़ आती है। हिमालय की नदियों का भारतीय लोगों के जीवन में बहुत बड़ा सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व है। हिमालय की नदियों के पानी का उपयोग सिंचाई, उद्योग, जल विद्युत उत्पादन, नौवहन और घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता है। प्रायद्वीपीय अपवाह प्रणाली, द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। प्रायद्वीपीय भारत की अपवाह प्रणाली हिमालयी अपवाह प्रणाली की तुलना में बहुत पुरानी है। यह अधिकतर मौसमी एवं वर्षा आधारित है। कावेरी नदी को छोड़कर ये बारहमासी नदियां नहीं हैं। इनकी कटाव एवं वहन क्षमता कम है। इनका जलमार्ग अधिक सुनिश्चित है तथा आधार स्तर के करीब हैं। तटीय नदियां बारहमासी नहीं हैं। ये सीमित जलग्रहण क्षेत्र के साथ लंबाई में छोटी हैं। हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय अपवाह प्रणालियों के बीच अंतरतालिका 12.5 में उल्लिखित है। कावेरी बारहमासी नदी है क्योंकि यह दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दोनों ही मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। जल विभाजक, वाटरशेड्स। 3 मुख्य जल विभाजक या वाटरशेड हैं। 1. हिमालय पर्वतमाला। 2. विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वतमाला। 3. पश्चिमी घाट। भारत के प्रमुख अपवाह बेसिन, मेजर ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ इंडिया। भूमि का वो क्षेत्र जहां से नदी एवं उसकी सहायक नदियां जल बहाकर लाती है, अपवाह बेसिन कहलाता है। यह नदी बेसिन का पर्याय है। अपवाह क्षेत्र के आधार पर भारत के नदी बेसिन को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। चित्र 12.5। 1. विशाल नदी बेसिन, 20,000 वर्ग किमी से अधिक जलग्रहण क्षेत्र वाले नदी बेसिन। 2. मध्यम नदी बेसिन,
2000 से 20,000 वर्ग किमी तक के जलग्रहण क्षेत्र वाले बेसिन। 3. लघु नदी बेसिन, 2000 वर्ग किलोमीटर से कम के जलग्रहण क्षेत्र वाले बेसिन। भारत को 25 प्रमुख नदी बेसिन क्षेत्रों एवं 103 उप बेसिन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारत के 12 नदी बेसिनों का जलग्रहण क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर और उससे अधिक है।